अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक और मुलाकात हो जाती है तो क्या भारत चीन के बीच तनाव कम हो सकता है? तकरीबन एक सदी से चले आ रहे सीमा विवाद और अप्रैल 2020 के बाद उसमें नए सिरे से आए उबाल में किसी समाधान की राह खुल सकती है? ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। इसी सम्मेलन में शी जिनपिंग को भी आना है, इसलिए दोनों नेताओं के बीच एक संभावित मीटिंग को लेकर कयास लगने लगे हैं। संभावित इसीलिए क्योंकि अभी इस मीटिंग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन विदेश मंत्रालय इस मीटिंग की संभावना को नकार भी नहीं रहा है। तो बड़ी खबर में आज इसी बिंदु को टटोला जाएगा। बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बदलते रिश्तों पर बात होगी और इस संभावित मीटिंग से क्या संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, ये भी समझने का प्रयास होगा। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। ब्रिक्स क्या बला है और इसका असर देश दुनिया की राजनीति पर कैसे पड़ेगा, इस पर आएंगे, लेकिन पहले एक बहुप्रतीक्षित सवाल पर आ जाते हैं। जब से सम्मेलन का ऐलान हुआ, एक बात का बड़ा बस था, प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम जानते हैं कि जून 2020 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को एक तरफा तरीके से बदलने या प्रभावित करने का प्रयास किया। लद्दाख के गलवान में विवादित सीमा पर झड़प भी हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों और 4 चीनी सैनिकों की जान गई थी। चीन की तरफ से जो फैटलिटीज़ का आंकड़ा है, उस पर संदेह बना हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ जोहान्सबर्ग में अगर ये मीटिंग हो जाती है तो गलवान कांड के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच ये पहली आधिकारिक बातचीत होगी। इससे पहले वैसे दोनों नेता मिल चुके हैं। नवंबर 2022 में भी बाली में मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग से एक अनौपचारिक मुलाकात की थी। तब दोनों देशों ने मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी नहीं की थी। जब चीन से इस मुलाकात की खबर लीक हुई तब जाकर 8 महीने बाद यानी जुलाई 2023 में सरकार ने स्वीकार किया कि बाली में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत भी हुई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को लेकर बातचीत की। इससे पहले साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग के दौरान NSA अजीत डोभाल ने चीन के NSA वांग यी से मुलाकात की थी। तब भी कहा गया था कि दोनों देशों ने विवाद सुलझाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं दोहराई हैं। इसके अलावा बीते 3 सालों की कहें तो अब तक 19 दौर की सैन्य वार्ताएं हो चुकी हैं कोर कमांडर लेवल की। साथ ही वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC की 27 बैठकें हो चुकी हैं। इसकी वजह से गलवान के बाद जो 5 तनावग्रस्त पॉइंट्स थे, उनके लिए बफर जोन बनाए गए हैं। कौन कौन से इलाके थे ये? गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण तट, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोल पॉइंट 17 और 15। इन पॉइंट्स में बातचीत के जरिए समाधान खोजा गया। हालांकि LAC पर डेमचौक और देपसांग मैदान जैसे जो पुराने लेगेसी इश्यूज हैं, उनका समाधान होना अभी बाकी है। साथ ही बफर जोन किसके इलाके में कितना बना है, कौन कितना पीछे हट गया है, इसे लेकर विशेषज्ञों में मतांतर भी है। इन सारी बैठकों वार्ताओं के बावजूद ये बात साफ है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ओवरऑल हालात नाजुक ही हैं और ये बात हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस साल मार्च में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में यही बात स्वयं कही थी। युद्ध की संभावना को भले ही दोनों देश नकारते रहे हों, लेकिन तैयारी युद्ध स्तर पर ही है, युद्ध वाली ही है। आपके मन में सवाल आता भी होगा कि सरहद का हाल क्या है। इंडियन एक्सप्रेस की अमृता नायक दत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने LAC के हालात पर स्ट्रेटेजी बदली है। पहले से नई स्ट्रेटेजी क्या है? उकसाओ मत मगर तैयार रहो। LAC पर निगरानी मजबूत की गई है। संवेदनशील पॉइंट्स को चुनकर तैनाती कर दी गई है। सीमा पर सैनिकों के लिए पर्याप्त सैन्य ढांचा तैयार किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स और पोजीशनिंग को लेकर जो भी गुंजाइश पहले बाकी थी, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। कोर साइज डबल हो गया है जो लेह में तैनात है। भारत चीन सीमा पर भारत की ओर से 50 से 60 हज़ार सैनिक तैनात रहते हैं। भारत के बरक्स चीन भी अपनी तरफ से लगातार निर्माण कर रहा है। मसलन पैंगोंग झील पर 2 पुल बना चुका है, सड़कें बना रहा है, घर बना रहा है। लेकिन बावजूद इसके दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार उसी गति से चल रहा है और चीन से भारत में जितना माल आता है वो हमारे निर्यात से कहीं ज़्यादा है। गलवान के बाद चीन के विरुद्ध देश में बन रहे माहौल को एड्रेस करने के लिए सरकार ने टिकटॉक को बैन किया। चीन समेत सैकड़ों चीनी ऐप्स पर बैन लगाया। हालांकि इस न्यू नॉर्मल के बीच भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीदने के लिए चीनी रुपए युआन का इस्तेमाल करती हैं, चीनी मुद्रा, और दिल्ली के लिए ये नॉर्मल है। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने foreignpolicy.com पर लिखा, तेल की खरीद के लिए युआन में लेन देन चल रहा है।
इससे पता चलता है कि सीमा पर चाहे जो हालात हों, पिछले 3 सालों में चीन पर भारत की निर्भरता बढ़ी है। द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ा है और ये व्यापार चीन के पक्ष में झुक गया है। भारत को चीन के मल्टीलैटरल बैंक से फंडिंग मिल रही है और नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। इन दोनों समूहों में जबकि चीन का प्रभुत्व हमसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि जितनी कहानी हमने जानी वो सब पोस्ट गलवान डिप्लोमेटिक ड्रामा है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे से बचते नजर आते हैं और अगर दो देशों के सबसे बड़े नेता साथ बैठेंगे तो उसके कुछ मायने तो होंगे ही। जाहिर तौर पर बैठक के एजेंडे में सीमा विवाद होगा ही। गलवान में जो हुआ उस पर तू मैं तो नहीं होगी, लेकिन मौजूदा हालात सुधारने पर बात ज़रूर हो सकती है। अगर बैठक हुई तो साझा बयान में इसकी तस्वीर साफ होगी, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये मीटिंग हो रही है उसके मायने क्या होंगे, कितनी अहम है ये बैठक, ये समझने के लिए हमने बात की जियोपॉलिटिक्स के जानकारों से। सुनिए उनके मत क्या थे। देखिए, ये हमें पहले समझ लेना चाहिए कि ब्रिक्स जो समिट होने वाली है अभी जोहान्सबर्ग में, वहां पे शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिलने से एलएसी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक इस तरह की उम्मीद किसी के मन में नहीं है, क्योंकि एलएसी का प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है। बात आती है डी एस्केलेशन की और डिसएंगेजमेंट की। तो डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट पे अगर हम थोड़ा सा भी ऐसा प्रोग्रेस करते हैं जो जिसके कुछ मायने हैं, या जो कम से कम प्रोग्रेस के तरीके से रजिस्टर किया जा सके, तो वो अपने आप में मैं कहूंगी कि एक बेटरमेंट है। तो इसको इस तरह से देखा जाना जरूरी है। जो इंडिकेटर्स हैं वो ये है कि दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि दोनों बेहतर पोजीशन में आए, क्योंकि अभी ब्रिक्स हो रहा है, इसके कुछ दिन बाद G20 होगा, तो हिंदुस्तान की तरफ से भी इस बात की बहुत कोशिश है कि एंगेज किया जाए। और हिंदुस्तान इस बात को क्लियर भी कर चुका है कि देखिए, हमारा जो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है वो कंप्लीटली इरोड हो चुका है चाइना के साथ, वो ध्वस्त हो चुका है। ये जो अजीत डोभाल ने भी इसको अभी रिसेंटली कहा था। लेकिन एट द सेम टाइम जो कॉन्वर्सेशन चलता रहे और इन पर्सन जो मीटिंग है वो होती रहे, और डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट में जितनी प्रोग्रेस हो सके वो हो, यही अपने आप में मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। बाकी ये सोचना कि केवल यहाँ मिल जाने मात्र से या इसके बाद कहीं और फेस टू फेस मिल जाने से ही अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती होती तो अभी तक हो गई होती। और आपको जाहिर है पता है कि ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। माने दोनों नेताओं के मिलते ही हालात हंकी डोरी हो जाएं, ये सोचना अतिशयोक्ति होगी। चीन और भारत के संबंध बहुत पेचीदा हैं और फिलहाल लाख का सवाल ये है कि हमारे लेगेसी इश्यूज तो चले ही आ रहे हैं 50 के दशक से, 60 के दशक से, लेकिन जो 2020 के अप्रैल महीने में हुआ, क्या उससे पहले की स्थिति में दोनों देश लौट सकते हैं? क्या स्टेटस को एंटे हासिल किया जा सकता है रियलिस्टिकली ऑन ग्राउंड? मोदी और जिनपिंग की संभावित बैठक पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली। अब हम लौटते हैं ब्रिक्स पर। ब्रिक्स की ये बैठक भारत के लिहाज से कितनी अहम है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रीफ में पहले जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है अब तक। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन जिम ओ'नील ने पहली बार ब्रिक्स का आइडिया रखा था। आइडिया ये था कि विकासशील देशों का एक समूह आने वाले वक्त में पश्चिमी देशों को टक्कर दे सकता है। इस आइडिया को कागज़ से धरातल पर आने में लगे 5 साल। साल 2006 में जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान चीन, भारत, ब्राज़ील और रूस ने एक अनौपचारिक मीटिंग कर ली। यहाँ पहली बार एक नया समूह बनाने को लेकर बात हुई। इसके बाद साल 2008 में G8 देशों के सम्मेलन के दौरान चीन, रूस और भारत के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिले। इसी मुलाकात के दौरान तय हुआ कि भारत, चीन, रूस और ब्राज़ील मिलकर एक अलग समूह बना लेंगे जिसे नाम दिया जाएगा BRIC। इसका उद्देश्य था G8 समूह की तर्ज पर विकासशील देशों का एक ऐसा समूह बना लेना जो बेहतर आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सके। साल 2009 में रूस में पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भी हो गया। 2010 में चारों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के दौरान तय हुआ कि साउथ अफ्रीका को भी इस समूह में आमंत्रित कर लिया जाए। 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर इस ग्रुप से जुड़ा और ब्रिक बन गया ब्रिक्स, BRICS। ये करता क्या है? सरल शब्दों में समझें तो ब्रिक्स बनाने के पीछे उद्देश्य था कि ये 5 देश आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाते रहे। यही इसका स्टेटेड गोल भी है। यहाँ से शुरुआत होकर दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग की शुरुआत हुई, मसलन विज्ञान, कृषि, शिक्षा, क्लाइमेट चेंज वगैरह। लेकिन इन घोषित उद्देश्यों के अलावा ब्रिक्स का एक और उद्देश्य है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों को बेहतर आवाज़ और ताकत देना।
ऐसे समझिए कि वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन उसका प्रेसिडेंट हमेशा एक यूएस सिटीजन होता है या उसके प्रभाव वाला कोई व्यक्ति होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा किसी यूरोपियन सिटीजन को बनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान भी पश्चिमी देशों का मत अपेक्षाकृत ज़्यादा भार रख लेता है, जबकि ब्रिक्स देश, जो कि सिर्फ 5 ही हैं, दुनिया की 43% जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस के मामलों में ज़्यादा दखल देने वाले राष्ट्र वो हैं जो दुनिया की 10% आबादी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। इसलिए ब्रिक्स की शुरुआत इस विचार पर हुई कि 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर पहचान मिले। साल 2009 में जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई, अपने पहले ही जॉइंट स्टेटमेंट में ब्रिक्स ने ग्लोबल मंदी और आईएमएफ में बेहतर प्रतिनिधित्व को लेकर बात की। साल 2011 में ब्रिक्स देशों ने आईएमएफ को 50,000 अरब देने की बात की रुपए में, बशर्ते वो अपने वोटिंग की प्रक्रिया में सुधार लाकर ब्रिक्स देशों को बेहतर प्रतिनिधित्व दें। साल 2013 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान तय हुआ कि 5 देश मिलकर वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करेंगे। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की शुरुआत भी हो गई। इसमें 5 देशों ने मिलकर 50,000 अरब रुपए डाले। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में बना और इसके पहले अध्यक्ष आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ केवी कामत बने। न्यू डेवलपमेंट बैंक अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर लोन देने का काम करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ साथ ब्रिक्स ने एक और प्रोग्राम की शुरुआत की, कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट नाम का ये प्रोग्राम। जब किसी देश में लिक्विडिटी क्राइसिस की नौबत आए तो उन्हें आईएमएफ की तर्ज पर लोन मुहैया कराता है। ब्रिक्स समूह की शुरुआत वार्षिक शिखर सम्मेलन से हुई थी, लेकिन आने वाले सालों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ गया। शिखर सम्मेलन से इतर भी इन देशों के विदेश मंत्री मिलने लगे, श्रम मंत्री मिलने लगे, सूचना मंत्री मिलने लगे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आदि आपस में मुलाकात करते रहे। टेक्नोलॉजी, वैश्विक बाजार तक बेहतर पहुंच, डिजिटल करेंसी, खाद्य सुरक्षा से लेकर तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर हर साल ब्रिक्स सम्मेलन में बात होती है। इस साल ये सम्मेलन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह जोहान्सबर्ग के लिए रवाना भी हो गए। शो के शूट होने तक उनके लैंड करने की खबर भी आ चुकी है। कोरोना की वजह से 3 साल की वर्चुअल मीटिंग्स के बाद ब्रिक्स देशों के नेता एक टेबल पर बैठ रहे हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस मीटिंग में भी वर्चुअली ही जुड़ रहे हैं। उनके विदेश मंत्री मीटिंग में पहुंचे हैं इंस्टेड। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात भारत की कर लेते हैं। इस संगठन की जियोपॉलिटिक्स पर जब चर्चा होती है तो एक बात और उछाली जाती है कि क्या ब्रिक्स में भारत अलग थलग पड़ रहा है। तर्क क्या है वो हम बताते हैं। रूस, चीन और ब्राज़ील, राजनीतिक फलक में इनकी गिनती लेफ्ट की तरफ होती है, यानी ये सारे वामपंथी विचारधारा से कुछ प्रभावित देश हैं, लेकिन भारत नहीं है और इसी वजह से भारत अलग थलग पड़ रहा है। इसलिए भू राजनीति बूझने वालों से हमने ये भी पूछा कि इस तर्क में दम है कितना और भारत के लिए इस मीटिंग के क्या मायने हो सकते हैं। आप सुन लीजिए। पहले तो ये समझना जरूरी है कि आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड होने या ना होने से ब्रिक्स के ये जो ग्रुपिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। इमर्जिंग इकोनॉमीज का समूह है जो 2009 से ऑलमोस्ट लगातार मिल रहा है। 2009 से 2019 तक लगातार मिलने के बाद कोविड की वजह से नहीं मिल पाए और ये इन पर्सन पहली समिट हो रही है। तो आइडियोलॉजिकली इसको इंटरप्रेट करने का नजरिया अच्छा है, पर मेरे हिसाब से ये बहुत दूर तक नहीं ले जाता, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये सारे देश जो है ये अलग अलग इकोनॉमिक उस पे खड़े हैं, मेच्योरिटी पे। आप ये भी बताना जरूरी है कि हम कहते हैं ब्रिक्स में ऐसे ये 5 देश हैं इस वक्त, लेकिन जो ब्रिक्स इकोनॉमीज हैं वो डोमिनेटेड हैं अगर किसी एक देश की इकोनॉमी से, तो वो जाहिर है सिर्फ और सिर्फ चाइना है। तो आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स इसमें काम कम करती हैं, लेकिन ये जरूर बताती हैं कि कहीं ना कहीं चाइना लेड है ब्रिक्स का समूह, भले ही हम इसे ऐसे मानना चाहें या नहीं। और दूसरा एक तरह का ऑल्टरनेट ग्लोबल या इकोनॉमिक ऑर्डर के प्रति एक तरह की ये चेष्टा है या एक तरह का कोशिश है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में और फॉरेन पॉलिसी में लेफ्ट और राइट नहीं हम देखते हैं। ऐसा नहीं है जितने वाम विचार वाले देश होंगे, जैसे पहले सोवियत संघ था, अभी चीन है, क्यूबा है, वेनेजुएला है, ये सारे एक साथ होंगे, ऐसा नहीं होता है। एक हम अंतरराष्ट्रीय संबंध में कहते हैं यथार्थवाद, जिसमें शक्ति पे बल दिया जाता है। तो उस शक्ति, और वो शक्ति सिर्फ मिलिट्री सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति भी एक बहुत बड़ा उसका कारक होती है। तो अगर हम उसको दरकिनार भी कर दें तो आप जैसे अगर हम उदाहरण तौर पे अगर ले जो क्लाइमेट निगोशिएशंस हो रहे हैं, क्लाइमेट निगोशिएशंस में जो डेवलपिंग कंट्री या जो दक्षिण के राज्य हैं उनका क्या मत होता है। वो कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो
पोल्यूट ज्यादा कर रही हैं, उसका खामियाजा उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा लिया, अपनी इकोनॉमी बढ़ा ली, अब हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमें वो कहते हैं कि आप पोल्यूशन कम कीजिए, कुछ कंट्रोल कीजिए। तो ये है, तो ये एक ग्रुपिंग था जब ये बना था या जब इसकी संरचना हुई थी। तो ऐसे राष्ट्रों का समूह था जो औपनिवेशिक औपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद के विरोधी थे। उनका मत ये था कि जितनी भी पश्चिमी आर्थिक संस्थाएं हैं, खासकर IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सारी संस्थाएं पूंजीवाद और बड़े राज्यों को मदद करती है, और पूंजी के प्रवाह में जो कैपिटल फ्लो है उसमें ये बहुत सारे कंडीशनैलिटीज लगाती हैं, जो आमतौर पे दक्षिण के राज्यों को उसको मीट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद तो नहीं है। हाँ, ये है कि जो धुर विरोधी पश्चिम देश हैं, जैसे वेनेजुएला हो गए, ईरान है, अब रूस हो गया है, चीन भी अब होता जा रहा है या हो गया है एक तरह से मान लें। तो इन राज्यों के समूह में भारत कैसे फिट बैठता है? क्योंकि भारत हमेशा एक प्रिंसिपल ये रखा है कि किसी भी अलाइनमेंट का पार्ट नहीं होगा, और ये हमारा इतिहास भी रहा है। तो भारत अपने आप को साउथ के साथ आइडेंटिफाई करता है आर्थिक तौर पे। भारत साउथ का लीडर बनना चाहता है, और काफी मामलों में हम हैं भी। तो उस ख्यालात से ब्रिक्स का महत्व है। अभी हम सबने देखा है कि जो रिसीविंग एंड पे होते हैं, जैसे इस समय रूस है, वो रिसीविंग एंड पे है, उनके सैंक्शंस उन पे लग रहे हैं, और उन सैंक्शन से रूस को काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आगे चल के और प्रॉब्लम्स होंगी, हम ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कहने का मतलब ये नहीं कि रूस सही कर रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन सैंक्शंस एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उसके विरोधी हैं। और जो डॉलर की प्राधान्यता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, हम उसका प्रतिकार करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से। एक्सपर्ट्स को आपने सुन लिया। वैचारिक नज़रिए से इस तरह के समूहों और उनके एजेंडे पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ जाता है। अब अगले मुद्दे पर चलिए। ब्रिक्स के सम्मेलन में एक और अहम चर्चा है पुतिन की गैर मौजूदगी की, जिसका जिक्र हमने अभी अभी आपसे किया था। कहा जा रहा है कि पुतिन गिरफ्तारी के डर से जोहान्सबर्ग नहीं जा रहे। हालांकि ये धारणा सर्वमान्य नहीं है, पर कम से कम उनके आलोचक तो यही दावा कर रहे हैं। पुतिन इसके बदले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में जुड़ने वाले हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है उनके कथित युद्ध अपराधों को लेकर, इसलिए उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहाँ का विपक्ष यानी साउथ अफ्रीका का विपक्ष भी मांग कर रहा था कि जैसे ही वो मीटिंग के लिए लैंड करें तुरंत उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। दरअसल फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, हम जानते ही हैं। उन पर युद्ध अपराध के आरोप लगे। इसके बाद मार्च 2023 में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी भी किया। ICC ने कहा कि पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों के संबंध में मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कहा गया कि अगर पुतिन देश के बाहर गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। साउथ अफ्रीका ICC का हस्ताक्षर करता है, इसीलिए कहा जा रहा था कि जब पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन के लिए वहां जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सनद रहे कि यह अरेस्ट वारंट निकलने के बाद पुतिन किसी भी विदेश यात्रा पर गए नहीं हैं। वैसे भी रूस ICC के रोम समझौते का हिस्सा है नहीं, यानी वो ICC के ज्यूरिसडिक्शन को मानता नहीं है। लेकिन ये स्थिति दक्षिण अफ्रीका के लिए असहज करने वाली है। संभवतः इसीलिए अब रूस ने कहा है कि पुतिन इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे। पर यह एक थ्योरी है, और थ्योरी में दम कितना है ये भी हम समझ लेते हैं। पुतिन इस समय एक तो जो पूरी दुनिया में ये माना जा रहा था या माना जा रहा है कि ICC के वारंट के चलते वो हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने साफ मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और हम ये मानते हैं कि ICC जो है या उसका जो वारंट है वो राज्याध्यक्षों पर नहीं लगता है, क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। लेकिन आप इसका सीधा अर्थ ये लगा लीजिए कि जो स्थितियां हैं इस समय रूस की, उस समय उनका ट्रैवल करना सिक्योरिटी के लिहाज से, अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिहाज से और देश की सिक्योरिटी के लिहाज से ये उचित नहीं होगा। ब्रिक्स का एक फाउंडेशनल मेंबर है रूस, और रूस के विदेश नीति में ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि
अगर मैं रूसी फॉरेन पॉलिसी पढ़ाता हूं, तो हम देखते हैं कि उसमें तीन चीजों पे वो बहुत एम्फेसाइज करते हैं। एक है ब्रिक्स, एक है एससीओ, और तीसरा है आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना, जो एक मिनिस्टीरियल मीटिंग होती है। तो उसके कयास जो भी लगाए जाएं, मुझे लगता है वो सुरक्षा कारणों से ही नहीं गए हैं। इसमें ज्यादा पॉलिटिक्स या आईसीसी या वारंट मानना ये अनुचित होगा। देखिए, पुतिन के ना आने के पीछे जाहिर है कि सीधी सी बात फेस सेविंग की है। इस बात को आप जिस तरह से भी देखें, केवल यही बात निकल कर आती है, क्योंकि मेरा ख्याल है सबको पता है, बहुत बातें हो रही हैं कि जो आईसीसी का वारंट है और कैसे साउथ अफ्रीका उसका सिग्नेटरी है, तो वो बाध्य है इस बात पर कि अगर पुतिन आएंगे तो क्या होगा। हालांकि अगर आपने गौर किया हो तो साउथ अफ्रीका ने इस बात को कई बार क्लियर किया है कि इन पर्सन अगर पुतिन आते हैं तो वो ऐसा नहीं करेगा। ये सब बातें हुई हैं, लेकिन जाहिर है पुतिन अपने आप को ऐसे किसी डेलिकेट सिचुएशन में, जियोपॉलिटिकली एक जिसको वल्नरेबल स्पॉट कहते हैं, वहां नहीं डालना चाहते। और इसका जो सबसे आसान तरीका है वो यही कि वो खुद इसमें ना आए। तो उन्होंने लावरोव को भेजा है, और इनफैक्ट थोड़ा सा ये एसिमेट्रिकल लगता है, क्योंकि बाकी सारे देशों के जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहां पर हैं, जबकि रशिया की तरफ से सिर्फ लावरोव आए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग जब जिस तरह से अनफोल्डिंग देख रहे हैं जो यूक्रेन वॉर की, तो हम देख रहे हैं कि जो रशिया का डिप्लोमेटिक हेफ्ट है या डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है दुनिया में, उसके ऊपर असर पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ दिन पहले जो अफ्रीका और रशिया की समिट हुई थी, तो बहुत जगह इसको इंटरप्रेट किया गया कि रशिया ने अपना फुटप्रिंट कैसे बढ़ाया है अफ्रीका में, लेकिन उसी में और बहुत सारी बातें थी जहां पर ग्रेन डील को लेकर जो अफ्रीकन कंट्रीज थे वो बहुत नाराज थे रशिया से, और उन्होंने कहा कि हम एक बार का आपका ये उपहार नहीं चाहते जो आप हमको ग्रेन्स दे रहे हैं, बल्कि हम एक स्मूथ तरीके से ट्रेड को होते देखना चाहते हैं, और इसके लिए जो ब्लैक सी से आने वाले जो शिपमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, ये एक फेस सेविंग है, एक तरीके की बैलेंसिंग है कि चीजों को हम किस तरह से वर्स ऑफ ना होने दें, और एक जायजा जो है वो लेते रहें कि हमारा पार्टिसिपेशन भी होता रहे, लेकिन उसका कोई वर्स ऑफ इम्पैक्ट ना पड़े। रूस के बाद अब बात पाकिस्तान की। ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मिस्र सहित कुल 40 से ज़्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि जाहिर की है। पाकिस्तान भी ब्रिक्स में एंट्री की जुगत लगा रहा है। उन्हें चीन का समर्थन प्राप्त है ऑलरेडी। अगर वैसी स्थिति आ ही जाती है तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सपोर्ट में कौन कौन आ सकता है, अब आप ये भी समझिए। दुनिया में इस समय कई सारी संस्थाएं हैं, ब्रिक्स उनमें से एक है। बड़ा है, पावरफुल है, और इमर्जिंग राष्ट्रों का, इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक समूह है। ब्रिक्स की सदस्यता के कुछ मापदंड, कुछ नियम और कुछ शर्तें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल में सारे सदस्य बन जाएं, उनके काम कुछ ना हो। और कई सारी ऐसी संस्थाएं, जैसे G77 हम मानते थे किसी जमाने में कि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट संस्था बनेगी, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। ब्रिक्स को भीड़ न बनाया जाए, यही मत भारत का भी है। चीन चाहता है कि उसमें और राज्य आए, ब्राजील भी ओपन है, साउथ अफ्रीका भी चाहता है। लेकिन हमें या भारत ये मानता है कि इसे एक बाजार नहीं बनाया जाए, इसे एक मंच बनाया जाए जिसमें ऐसे राज्य जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि ये मूलतः आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है। और अर्थव्यवस्था में वो न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितना कंट्रीब्यूट कर जाए मसलन, या उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति क्या रुख है, तो वैसे मापदंडों को बनाकर ब्रिक्स को एक संस्था के तौर पर विस्तार किया जाना चाहिए। ब्रिक्स को सीमित रखने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें ईरान, उसमें नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस तो पहले से हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो एक एंटी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म दिखने लगेगा। वेनेजुएला एक बहुत बड़ा एंटी वेस्टर्न कंट्री है। तो ऐसी संस्था न बनने दिया जाए कि जिससे राजनीति और खासकर राष्ट्रीय राजनीति को या उनके राष्ट्रीय हितों को बल मिले। हमने आपको ब्रिक्स का पूरा ब्यौरा दे दिया, ये भी बता दिया कि भारत की इसमें जगह क्या है, रूस के लिए क्या मायने हैं, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात से क्या बदल सकता है। कुल जमा बात यह है कि हम एक बहुध्रुवी दुनिया में जी रहे हैं, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। कुछ भी ब्लैक या वाइट यहाँ पे है नहीं। इसमें अपने विदेशी पार्टनर्स के साथ बना के और दुश्मनों से बचा कर चलने में ही चतुराई है।
चाणक्य वाली चतुराई। ब्रिक्स आने वाले वक्त में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा या नहीं, ये तो दूर की कौड़ी है, समय बताएगा। भारत इन संबंधों की वजह से एक बेहतर ओहदे की तरफ बढ़ रहा है और इसी से जुड़ी है हमारी उम्मीद की बात भी। अगर आप थोड़ा बहुत भी खबरों की दुनिया से रूबरू रहते हैं तो आपने तस्वीर ज़रूर देखी होगी। ये है विश्वनाथन आनंद। इन्हें इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं। पर अब आप एक और नाम जान लीजिए, ये हैं प्रज्ञानंद। चेस वर्ल्ड कप में इन्होंने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को टाई ब्रेकर के बाद 3.5, 2.5 से हरा दिया, ये स्कोर था। और खिताब के लिए उनका मुकाबला नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से होगा। प्रज्ञानंद को हमारी शुभकामनाएं, वो खिताब ज़रूर जीतें और देश का परचम लहराएं। आज की दिल रन टॉप शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।